हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो हम इसमें ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे किसी भी चीज़ को आप ठीक से नहीं समझ सकते हैं। चाहे कोई भी बुक हो उसको भी आप ठीक से नहीं समझ पाओगे जब तक आप ग्रामर सिलेबस को नहीं समझोगे। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, सिंटैक्स यानी कि वाक्यों को शुद्ध करना। तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, लेकिन आपको इसको ये नहीं देखना है कि ये 2 नंबर का आता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ये टॉपिक जो है आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उन सब में ये करेक्शन के रूप में आता है। इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने इसको नहीं समझा तो आप इंटरमीडिएट तो कर लोगे, लेकिन आगे जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो आप इसको ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ एक और टॉपिक आता है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं। इसलिए इन 2 टॉपिकों को बहुत ही बढ़िया तरह समझना, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो ग्रामर सिलेबस बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, अभी हमने आपको बताया था। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है आपका चौथा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम वाक्यों को शुद्ध करना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जब तक आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे आप इसको एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसके रूल्स को कुछ टॉपिक के हिसाब से बांटा है, आपने देखा था। तो हमने इसके टोटल आपके 11 टॉपिक बनाए हैं, जिसमें से आपके 3 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं और चौथा टॉपिक चल रहा है। जिसमें हम जो चौथा टॉपिक चला वो चला आपका सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसका हम आपको एक पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरह समझना है, क्योंकि जब आपको दोनों पार्ट समझ में आ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो इसके सेंटेंस होते हैं उनकी कमियों को आप ढूंढ सकते हैं, बढ़िया तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखो हमने बताया था कि जब 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोनों टॉपिकों को बहुत ही बढ़िया से समझना है। देखो 2 टॉपिक आपके सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन के हो गए और 2 टॉपिक आपके सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि दोनों के 2-2 पार्ट हुए हैं। तो दोनों के 4 पार्ट हो गए। तो बढ़िया तरह से आपको इन पार्टों को समझना है, ताकि जब हम आपको एक्सरसाइज कराएं तो उसको आप बढ़िया तरह से समझ सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं जो इसके कौन कौन से रूल हैं। तो देखो हमने पिछले पार्ट में आपको इसके 5 रूल डिस्कस किए थे और इस पार्ट में भी आपको हम 5 रूल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नोट में दिखा है, देख लेते हैं। यानी वाक्य में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक। और इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो रूल नंबर 1 देख लेते हैं क्या कहता है। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। देखो तो 2 वर्ड हैं आपके, कौन सा है? नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। तो दोनों वर्डों को समझना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बिंदु होते हैं जब 2 टॉपिक एक साथ लिए जाते हैं, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था सम और एनी, ठीक है। इसमें है आपका नियरेस्ट और नेक्स्ट, और आपका और आएगा इसमें अगला आएगा आपका यानी कि फर्दर और फर्दर, दोनों ही हैं। तो इस तरह से इनको बड़े ध्यान समझना है। और इसमें आपको एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि यदि इसमें से एक वर्ड आया है और यानी कि नियरेस्ट आया है तो नेक्स्ट कर देना उसको, और नेक्स्ट आया है तो नियरेस्ट कर देना। इस तरह से भी आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो नियरेस्ट और एंड होता है नेक्स्ट। तो नियरेस्ट का प्रयोग दूरी के लिए किया जाता है। किसके लिए? दूरी। यदि हम किसी दूरी को देखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि नियरेस्ट का प्रयोग करते हैं। तथा नेक्स्ट का प्रयोग स्थिति के लिए। स्थिति कैसी होती है? ये फिर इससे अगला, यानी ये घर है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो उसने कहा कि स्कूल के जो अगला घर है वही मेरा घर है। तो कैसी स्थिति है उसकी? स्कूल के बाद की स्थिति है। तो आप पहचान लोगे उसको। तो जब हमारी ऐसी कंडीशन हो, किसकी? स्थिति वाली कंडीशन हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट का। और जब दूरी से संबंधित हो तो किसका करेंगे? नियरेस्ट का। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
माई फ्रेंड राहुल, यानी कि मेरा मित्र राहुल लिव्स इन द नियरेस्ट हाउस, यानी कि मेरा जो मित्र है वो कहाँ रहता है, वो अगले घर में रहता है। तो देखो इसमें कोई दूरी वाली बात तो नहीं आई है। जब दूरी वाली बात नहीं आई है, किसकी आई है, स्थिति वाली बात आई है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इसमें हम नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला रूल देखते हैं सेकंड, फर्दर एंड फर्दर। तो देखो दोनों ही फर्दर हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, इसमें यू है और इसमें ए है। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको समझने की दृष्टि से, यानी केवल समझने की दृष्टि से एक को आप कहोगे फर्दर और एक को कहोगे फुर्दर। ठीक है, तब तो समझ जाओगे ना। जैसे कि हमने आपको रिमूव टू और यूज टू बताया था उस समय, तो हमने कहा था एक को आप टू बोला करोगे, एक को टू। यदि आप दोनों को टू कहोगे, हमने बताया था ना कि ये आपका ये भी टू है वैसे तो, ये भी टू है, तो समझने की दृष्टि से इसको हम क्या कहेंगे, इसको टू कहेंगे और इसको टू कहेंगे। किसके लिए, सिर्फ समझने की दृष्टि से। सेम कंडीशन इसमें भी आप ऐसा ही करोगे, इसको फुर्दर कहोगे, इसको फर्दर कहोगे, जिससे कि समझ में आ सके कि हम कौन सा वाला फर्दर बोल रहे हैं, ऊ वाला यानी यू वाला या फिर ए वाला। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं, यानी फर्दर का प्रयोग सीडी में, यानी कि जो फर्दर होता है उसका प्रयोग सीडी में किया जाता है और फर्दर का प्रयोग पीडी में किया जाता है। तो इस बात को याद रखना है बढ़िया तरह से कि जो फर्दर होता है उसका प्रयोग सीडी में किया जाता है और फर्दर होता है उसका पीडी में किया जाता है। बहुत ही आसानी से बदल लोगे आप इसको, नोट में भी लिखा है, देख सकते हो। जब वाक्य में देन दिया हो तो किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि फर्दर, यानी कि ए वाले का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि समझ में आ सके। तो कलकत्ता इज फर्दर फ्रॉम रंगून देन गुवाहाटी, तो उसमें देन शब्द आ गया, क्या आ गया, देन। हमने यही बताया था आपको कि जब देन शब्द आ जाए, क्या आ जाए, देन, तो ए वाले का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या दिया है आपको, यू वाला, तो ये यू को क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्दर, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको रूल पता होना चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले आपको रूल बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं। गारंटी देते हैं कि आपका एग्जाम में सिंटेक्स गलत नहीं होगा। एग्जाम को तो छोड़िए, जब आप किसी कंपटीशन में बैठोगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप उसमें आपको वाक्य दिखाई देगा और 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्या होगा, वाक्य दिखाई देगा, 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप बहुत ही आसानी से उसको पहचान लोगे। लेकिन इंटरमीडिएट में तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको देख के ही करेक्ट करना होता है। लेकिन उसमें आपको 4 एग्जाम्पल मिलेंगे सही, एक तो आपको लिखा होगा, 4 उसके और लिखे होंगे कि बताइए इसमें इसका कौन सा सही है, तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। क्योंकि उस समय आपकी तैयारी और बढ़िया होगी, क्योंकि कुछ तैयारी यहाँ हो जाएगी, कुछ फिर आप उस समय भी कर लोगे। इसलिए जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा रूल देखते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, तो बात समझना, यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। वैसे तो आपको पहले पढ़ चुके हैं इसको, और नहीं तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर बता देता हूं। ठीक है, यानी एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। किसकी, नाउन की। नाउन कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताते हैं, यानी कि कोई जो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान, उसके बारे में कुछ बताए कि राम बीमार है, राम सुंदर है, दिनेश ईमानदार है, उदयपाल सज्जन है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से जो किसी की क्वालिटी को बताए, मात्रा को बताए, यानी कि कुल मिला कह सकते हैं कि किसी की अच्छाई बुराई या किसी की योग्यता या किसी के बारे में कुछ कहा जाए, वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। समझ गए होंगे आप इस तरह से इसको। तो क्या है एडजेक्टिव, क्या होता है, किसी की विशेषता बताते हैं। तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है या किसी नाउन के रूप में किया जाता है, किसके लिए, नाउन, किसी नाउन के रूप में किया जाता है, तो क्रिया जो HV होती है वो किसकी आती है, बहुवचन की आती है। तो बड़ी अच्छी तरह से इसको याद रखना है कि जो HV होती है वो किसकी आती है, बहुवचन की आती है। कब, जब इसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ या किसी समूह के लिए या किसी बड़े उसके लिए किया जाए या नाउन के रूप में किया जाए। अब हम कैसे मानेंगे कि ये नाउन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो सबसे खास बात क्या होती है कि यदि किसी एडजेक्टिव के बाद HV आ रही है, यदि किसी एडजेक्टिव के बाद HV आ रही है, तो मान लीजिए वो किसी खास में प्रयोग हो रहा है और उसके साथ क्रिया किसकी आएगी, बहुवचन की आएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुअर इज हॉनेस्ट, तो देखो द पुअर
इसके बाद एच भी आ रही है। तो हमने बताया था जब ऐसी कंडीशन हो तो क्रिया किसकी आती है, बहुवचन की आती है, इसको हम बता चुके हैं आपको। तो क्या आ जाएगा इसमें, आपका आर आ जाएगा। तो बात समझ गए होंगे। द पुअर, पुअर में से गरीब होता है, एडजेक्टिव है, किस में आ रहा है, विशेष अर्थ में आ रहा है। यानी कि जो गरीब होते हैं कैसे होते हैं, वो ईमानदार होते हैं। जहाँ तक है मैं जानता हूँ कि ये बात सही है कि जो गरीब लोग होते हैं वो ईमानदार ही होते हैं। और जो समझ गए होंगे आप, ठीक। तो दूसरा वाक्य देख लेते हैं। द नीडी इज टू बी हेल्प्ड। तो इसमें अभी देखो नीडी आ रहा है, जरूरतमंद होते हैं, तो कैसे इज आ रहा है, तो इसको भी क्या कर देंगे, इसमें अभी हम आर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे इसको। ठीक, अगला रूल देख लेते हैं फोर्थ। डिग्री की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो डिग्री को हमने आपको बहुत ही बढ़िया तरह से पढ़ाया था, एक टॉपिक के रूप में पढ़ाया था। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको पढ़ाया था, काफ़ी समय तक ये टॉपिक चला था और उस समय आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में चर्चा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमका टाइम वेस्टिंग होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव कैसी होती है, एज या फिर सो एज होता है। कंपैरेटिव में क्या होता है, देन और ईआर होता है। सुपरलेटिव में ईएसटी या फिर दा लगा होता है। तो मैंने तीनों चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं, यानी कि जो बात आपकी बहुत पहले हमने आपको बताई थी वो आपकी इस समय ताज़ा हो चुकी है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है डिग्री की। और फिर भी आपको कोई समस्या दिक्कत हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर डिग्री की जो हमने वीडियो प्रोवाइड की थी उनको देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो टॉपिक है दोबारा से क्लियर हो सके। तो इसको याद रखना है। कुछ हमने एग्जाम्पल इसके बारे में दिए हैं, उनको देख लेते हैं। द पेन इज माइट देन द सोड। तो देखो इसमें देन आ रहा है, यहाँ देखना देन आ रहा है और देन के साथ क्या आना चाहिए, ईआर आना चाहिए। तो इसमें तो नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें हम ईआर लगा देंगे। तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, यानी कि ये जो माइट है इसमें ईयर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइटर। द पेन इज माइटर देन द सोड। समझ गए होंगे। ठीक, एक और एग्जाम्पल है, राम इज द क्लेवर बॉय इन द क्लास। पूरी क्लास में क्लेवर है, दा लगा हुआ है, और दा जब लगा हुआ है तो दा आ रहा है, तो किसका प्रयोग होना चाहिए, ईएसटी का होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, CLEVEREST। ठीक, यानी कि ये जो क्लेवर है किस में बदल जाएगा, क्लेवर में बदल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो रूल है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है तो उससे पहले दा लगाते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखने की है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसी विशेष अर्थ में करते हैं, यानी कि वो अर्थ, वो शब्द बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है, उसकी जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम उस एडजेक्टिव से पहले क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा रूल है और अक्सर एग्जाम में इसके वाक्य देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिनको देख लेते हैं ताकि ये भी आपका क्लियर हो सके। तो ही इज़ लवर ऑफ ब्यूटीफुल। ही इज़ लवर, वह प्रेमी है, ऑफ ब्यूटीफुल। तो देखो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। अब ये विशेष अर्थ में आया है, प्रेम के रूप में आया है, विशेष अर्थ में आता है। तो क्या करेंगे, इससे पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम इससे पहले दा लगा देंगे। ठीक है, द ब्यूटीफुल हो जाएगा, ऑफ द ब्यूटीफुल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिच आर प्राउड। यानी कि जो धनवान होते हैं वो कैसे होते हैं, वो घमंडी होते हैं। अब देखो यहाँ पर जितने भी धनवान हैं ये सबके लिए आया है वर्ड, तो एक विशेष अर्थ में हो गया क्या चीज़, रिच। तो क्या करेंगे, इससे पहले क्या लगा देंगे हम, द रिच। द रिच आर प्राउड। ठीक है, समझ गए होंगे आप बहुत ही अच्छी तरह से। और देखो हमने यहाँ पर भी बताया था आपको कि ये विशेष अर्थ में आता है, तो यहाँ की बहुवचन की आती है, ये बहुवचन है ही आपका, और इसके बाद यहाँ पर दा लगा हुआ है। इस तरह से यहाँ भी आपका दा का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हमने पांचों रूलों को बहुत ही इस तरह डिस्कस किया। तो इसमें आपको जितने भी रूल हैं बहुत ही बढ़िया तरह से याद करोगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर आता है, इसलिए आप इसको बहुत ही बढ़िया तरह से याद करोगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।